नमस्कार। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे लिखा है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी, माटी की मूर्तें। इसका एक भाग है बुधिया। ये एक गांव की कहानी है। इस कहानी को सुनने के दौरान आप ज़रूर गांव के उस गलियों में, उस खेतों में, उस लोगों में और उस वादियों में ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए सुनते हैं बुधिया। एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझमें वो कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का वो फुदकना, अपने लंबे कानों को फटफटाते हुए पत्तियों का वो नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना, और जब तब शायद माँ की याद में मैं चिल्ला उठना। मैं विस्मय विमुग्ध होकर देखता सुनता रहा। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर, जिसकी कलम मैं दूर के गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों से रोपा और सींचा था, और जिसकी एक एक पत्ती निकलते देखकर मैं फूला नहीं समाता था। इस छोटी सी दुष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से में चूर उससे मारने दौड़ा। वो हिरण के बच्चे सी छलांग लेती भागी। मैं भी उसके पीछे भागा। मत मारिए बाबू। ये बुधिया थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल की होगी। कमर में एक रंगे की खड़ूकी लपेटे, जिसमें कितने पैबंद लगे थे, और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुंचती थी। समूचा शरीर नंग धड़ंग, गर्द गुबार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ साफ थी और जुएं भी जरूर रही होंगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा, जिसे वो बार बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन और शायद ये सूरत देखकर भी इच्छा हुई कि एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं। फिर उसके पैर के नीचे जो नज़र पड़ी तो ध्यान उस ओर बट गया और मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उलझा। अरे ये तूने क्या बना रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा निकट के पोखरे से गीली चिकनी मिट्टी लाकर वो तरह तरह के खिलौने बनाए हुए हैं। खेत में सरसों, चना मटर वगैरह के फूल लाकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो थी, हाँ, आदमी के से आकार, जो रंग बिरंगे फूलों से सजे होने के कारण ज़रूर ही भले दिखते थे। मैंने पूछा, ये क्या है? वो कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं ना तो बताऊं। आज पीटता ज़रूर, लेकिन माफ़ कर दिया। वो मुस्कुरा रही थी। बैठ गई। बैठिए ना। उस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा? झुककर देखने लगा। उसने शुरू किया, ये है दुल्हा, सिर पर मोर, सरसों के फूल की ओर इशारा करती। बसंती मोर, ये है दुल्हन, कैसी भली चुंदरी, मटर के चने के फूलों की। इनकी होगी शादी, खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने अपने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी। ढोल भी शहनाई भी। यह है कोहबर घर, धूल से चौकोर घेर कर बनाया। यह है फूल सेज, आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। इस पर सोएंगे दोनों, और मैं गाऊंगी गीत। वो कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती, कुछ देर तल्लीन। मैं देखा सुना किया, फिर मेरा ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। दौड़ा, एकाएक एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पठिया को जिंदा चबाने की कस्में खाता, बुधिया को गालियां भी देता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मालिक, जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। सिर नीचा किए, फिर बात पर तर्क वितर्क करता मैं
गांव से उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि ये आवाज़ सुन सिर उठाकर देखा। झुटपुट हो चला था। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का एक गट्ठर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं झल्ला उठा। उसकी शोखी पर क्रोध आया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता, गंवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घसारा चरवाहा थोड़ी हूँ जो घास के गट्ठे उठाता फिरूँ। गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे ऐसे कहने की ज़रूरत करे। लेकिन देखिए इसे, उठा दीजिए ना। मैंने घूर कर उसके चेहरे की ओर देखा, आकृति में आवाज़ में तारतम्य बिठाया। अरे ये तो बुधिया है, जवान हो गई, इतनी जवान, इतनी जल्दी। इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा। द्रवीभूत मैंने घास के गट्ठे में हाथ लगा दिए। वो गट्ठ लिए झूमती चली। उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नज़दीक आ पहुंचा। आखिर आपको भी इसने फंसा ही लिया। जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग। फिर उसने मानो बुधिया पुराण कहना शुरू कर दिया। अब बुधिया पैबंदी वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चुनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाई पट्टी का दर्जी सीता है, समझे। माना वो रोज घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या ही बात है। आप हिस्से भी नहीं पाएंगे। रंग वहीं सांवला है, लेकिन उसके गहरे सड़े पानी की मुर्दानी नहीं है। कलांदी का कलकल छलछल है, जिसके कूल पर कितने ही गोपाल वंशी टेरते हैं, कितने ही नंदलाल रासलीला का स्वप्न देखते हैं। बुधिया जिस सरेह में निकल जाती, जिंदगी तरंगे लेती। उसके बालों में चमेली का तेल चपचप करता है। उसकी मांग में टकही टिकुली चमकती रहती है। किसी वृंदावन में एक गोपाल थे, 1000 थी गोपियाँ। यहाँ एक है गोपी और 1000 हैं गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नथ कर नचाने में बुधिया को जो मज़ा आता है, क्या बताऊँ। वो उस गोपाल को सहस्त्र फन कालिया को नाथने और उसके फन पर नाचने में कहाँ मिलता होगा। मालूम होता है द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही है। वो तड़पती रही और ये तड़पाती है। उफ, अनर्थ अनर्थ। मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचा किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बगल में जैसे शरीर को छूता वो कोई सन्न से निकल गया। मेरी गर्दन अपने आप ही पीछे मुड़ी। माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा कसूर हुआ। वो ठिठक कर खड़ी हुई बोली। वो थी बुधिया। मैं जल उठा। बदमाश, बच्चलन। ये सुनकर सहमने सकुचाने के बदले वो ठठाकर हंस पड़ी और निधड़क नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू याद है मेरी पठिया, आपकी चमेली चढ़ गई थी। अंधेरे में भी बत्ती सी चमक रही थी। बदमाश, भाग, चल यहाँ से। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और वो दुल्हा दुल्हन कोहबर, वो फूल सेज और वो गीत सुनिएगा बाबू। सजनी चली हूँ पियू घर ना, जेते ही लगूं परम डरना। वो गाते गाते भागी, हंसती इठलाती भागती गई। उफ, कैसी बेशर्मी बेहया। मैं क्या क्या ना बड़बड़ाया किया। फिर दूर दूर से उसके ठहाके की आवाज़ आ रही थी। कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज़्यादा होंगे, लूट होंगे,
ज़रा खेत चलिएगा। बस आपको सिर्फ खड़ा भर रहना है, काम तो अपने आप ही होगा। खून में जो कहीं बची बचाई किसानी वृत्ति थी, उसने नए काम के नए अनुभव के कौतूहल से मिलाकर मुझे खेत में लाकर खड़ा कर दिया। एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूं की पकी बालियां डंठल से ही झड़ न जाए। चांदनी में जो कटनी हो रही थी वो ख़त्म हो चली थी। बोझे बांधे जा रहे थे, मजदूर बोझे बांधते, उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पस ही कोई ना चुन ले, इसलिए मेरी एक तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत के एक कोने पर मुझसे दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे थे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। ए, कौन औरत है? तू क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज़ को औरत जैसे सुनकर भी नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था, ऐसा लगा। एक बार, दो बार, तीन बार अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर मैं उसकी ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे, जो 6 वर्ष की उम्र के अंदर ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने, जो 1.5 वर्ष का होगा, उड़क कर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग से ही मैंने डांटा, तू क्या कर रही है रे? हाँ? हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसने मुंह फेर कर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। हैं? ये कौन? अरे बुधिया! ये बुधिया है जो कभी खड़ूकी पहनी थी, कभी जिसकी चुनर नहीं मलिन होती थी। उफ, ये क्या हुआ? उसका वो बचपन, उसकी वो जवानी और हाँ, बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आँखों के कटोर, और तो और जो कभी अपनी गोलाई गठन और उठान से नौजवानों को पागल बना देती थी। उसके वो दोनों जवानी के फूल, वो झुकी बाल चुन रही है, बकरी के थन से लटक रहे हैं, निर्जीव निस्पंद। बुधिया, ये बुधिया। हाँ बाबू। मुँह फेर कर मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और काम में लगी रही। तब तक उसका आदमी बोझे बांध चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ छाड़ कर खड़ी हुई और मेरी ओर देख फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट ले उस ओर बढ़ी। मैंने उसके तनकर खड़ा होते ही देखा उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे हैं। ओह, ये तो गर्भवती है। तू 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 ठहर, मैं बोझा उठाए देता हूँ, मैंने कहा। नहीं बाबू, आपसे बोझ उठाने को नहीं कहूँगी, आप नाराज़ हो जाते हो। उसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसाते चमक पड़े। मैं धक सा रह गया। पुरानी बात याद आ गई, वो संध्या, वो घास का गट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो पड़ा। वो उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके आदमी के पास जा पहुंचा। बोझा उठा दिया। वो हट्टा कट्टा जवान बोझा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह से सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलारती, हलराती बुधिया बोली, बाबू, आपके बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट हैं बाबू, देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक ही देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती, एक पर आंखों से ही प्यार उड़ेलती, गोद के बच्चे को थपथपाती हुई। इस स्थिति में ही मस्त वो क्या क्या मुझसे बकती रही। मैं एक टक उसकी ओर देखता रहा। आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किया जाता। हाँ,
बरसात बीत गई, बाढ़ ख़त्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती, ना बाढ़ है ना हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नामो निशान नहीं। शांत निस्तब्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय, अर्चनीय। धन्यवाद।